नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस से जितने भी मामले हैं उस पर जो अब हंगामा आराई देखने में आ रही है। साथ ही घर घर तिरंगा मुहिम को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ठनी हुई है, आमने सामने दोनों नजर आ रही हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे, इसी पर हम बातचीत करेंगे। चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, खबर दोपहर की शुरुआत करते हैं। जी हां, नेशनल हेराल्ड से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और घर घर तिरंगा मुहिम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ठनी गई है। हेराल्ड केस के तहत ईडी की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस इसे सियासी इंतकाम की कार्रवाई करार दे रही है। अपोजिशन का इल्जाम यही है कि मरकज यानी सेंटर अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। घर घर तिरंगा मुहिम पर भी कांग्रेस सेंटर पर हमलावर है। सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी ने किया है। उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि लड़ाई कर रहे हैं और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो मैं सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। तो नाज़रीन, आपने सुना राहुल गांधी अभी मीडिया से खिताब करते हुए इसमें साफ तौर पर उन्होंने एक बार फिर से पीएम पर हमला बोला है और कहा है कि मैं पीएम से नहीं डरता, लोकतंत्र की रक्षा करूंगा, यानी डेमोक्रेसी की हिफाजत करता रहूंगा। साथ ही साथ आज सुबह उन्होंने ट्वीट भी किया था और अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि तारीख गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले इस मुल्क मुखालिफ तंजीम से निकले हैं जिन्होंने 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं लहराया। यानी आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस को तब भी नहीं रोक पाए थे, अब भी नहीं रोक पाएंगे। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। आजादी की तहरीक में आरएसएस के रोल पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। असदुद्दीन ओवैसी ने आजादी और तिरंगा के ताल्लुक से आरएसएस के नजरियात को अपने ट्वीट में पेश किया। साथ ही साथ उन्होंने आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर में शायद शुदा कॉलम के इक्तबास के हवाले भी दिए हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान, उनसे हम आपका तारुफ करवा देते हैं, इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से खास मेहमान कमल कमलेश जी, स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के। कमल जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे खबर दोपहर में। और हमारे एक और खास मेहमान स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से उदय कुमार सिंह जी। उदय जी, आपका भी बहुत वेलकम करना चाहेंगे खास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और चूंकि अभी हमने राहुल गांधी को सुना है, कांग्रेस जो है अब सड़क से संसद तक लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। कमल कमलेश जी, पहला रिएक्शन आपसे ही जानना चाहेंगे। जी, मुद्दा जो है नेशनल हेराल्ड का ना होकर ये देश का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है उसको लेके कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना पक्ष रखती आ रही है जी, जिसे बीजेपी वालों ने हमेशा नकारा। मुद्दा ये है कि नेशनल हेराल्ड तो बस एक जरिया है जिससे देश की जनता का ध्यान जो है भटकाया जा सके। आज सारा देश देख रहा है कि कैसे केंद्र सरकार के इशारे पर देश की आवाज जो है, उसकी आम जनता की आवाज को दबाने का कार्य ये पार्टी कर रही है। जी, कमल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने भी सुना होगा लगातार बयानात सामने आ रहे हैं, संबित पात्रा ने भी कहा है कि भाई एक कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई है जो कि की जा रही है। अब इसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, इतना प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, पार्लियामेंट तक को चलने नहीं दिया जा रहा, इसके क्या मायने निकाले जाए? हिना जी, इसमें तो सबसे बड़ा बात है कि जब कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे आना चाहती है और वो बोलना भी चाहती है संसद में, लेकिन उनके द्वारा इस चीज पे
डिबेट ना कराकर उस महंगाई के मुद्दे से भटका कर वो डिबेट में खुद ही शामिल नहीं होना चाहती है और आरोप जो है विपक्ष पे लगाती आ रही है। ये तो बीजेपी का पुराना स्टैंडर्ड है कि अपना काम करेंगे नहीं और दूसरे में सिर्फ हो हल्ला करके अपना बचने का प्रयास करेंगे। आम जनता की परेशानी को हमेशा कांग्रेस पार्टी उठाई है, जो उसका असली मुद्दा है उसे कांग्रेस पार्टी आगे भी उठाती रहेगी जी। इसमें मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। कि कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता है वो कभी भी जेल जाने से या पीछे हटा नहीं है। कांग्रेस जनता की आवाज हमेशा बनी है और बनी रहेगी जी। मेन है कि ईडी द्वारा हेराल्ड पर जो कार्रवाई सरकार की बौखलाहट का नतीजा, ईडी द्वारा की गई कार्रवाई हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करने का भी एकमात्र प्रोपेगेंडा है। जो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इससे सफल नहीं होने। ठीक है। इस पूरे प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग की तो कहीं बात ही नहीं है जी। ठीक है, तो उनका बस ठीक है। अब इसका जवाब उदय कुमार सिंह जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे। आप लगातार देख रहे हैं, कल भी हमने देखा था कि जब ईडी की टीम पहुंची थी यंग इंडिया के दफ्तर में, ऑफिस में, उसको सील करने के लिए, उसके बाद एक खास तरह का माहौल देखा गया था। कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर हैं उनकी भी बैठक शुरू हो गई थी। साथ ही साथ लगातार हम देख रहे हैं, अभी राहुल गांधी का आई एम श्योर आपने बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम डरेंगे नहीं। किस तरह से आप देखेंगे, हम अभी यहां पर बात कर रहे हैं ईडी की जो तमाम तर कार्रवाई हो रही है नेशनल हेराल्ड मामले पर, उसको लेकर? देखिए, आपके माध्यम से मैंने राहुल गांधी जी को भी सुना। जी सर। राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता हूं, मैं डरूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी से उन्हें नहीं डरना चाहिए, लेकिन कानून से डरना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने के पहले ये 10 बार सोचना चाहिए कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ये नैरेटिव फैलाई जा रही है पूरे देश में विरोधी दलों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसीज को अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और जो भी प्रवक्ता विरोधी दल के आ रहे हैं चैनल्स पे, आप लोगों के भी माध्यम से हिना जी, इसी तरह की बातें की जा रही है कि बीजेपी अपने विरोधियों के आवाज को सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से दबा रही है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि क्या ये सच है, लेकिन आप देखेंगे कि जितने लोगों पे कार्रवाई हो रही है, चाहे ईडी की हो या सीबीआई के हो, उन पे कोई ना कोई मामला जरूर है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी राष्ट्रभक्ति में कहीं पे लीन थे। नेशनल हेराल्ड केस में किसी तरह का कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के बहस पे ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी हो। ये आप जब पूरा प्रकरण देखेंगे, 1937-38 में नेशनल हेराल्ड को स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया था और ये आजादी का एक मुखर पत्र था, अखबार था। इसके माध्यम से आजादी की भावनाओं को देश के लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता था। उदय कुमार जी, यही तो कांग्रेस लगातार कह रही है कि जिस आजादी के लिए इस पत्रिका ने इतना काम किया था, आजादी के अमृत महोत्सव में ही कहीं ना कहीं अब उसको बंद कर दिया गया। आपने भी सुने होंगे ये तमाम बयान। हमें पूरा बोल लेने दीजिए, आपका बात हम समझ रहे हैं, लेट मी फिनिश फर्स्ट। ये बहुत अच्छा काम किया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में जिन लोगों ने कांग्रेस की रहनुमाई करना शुरू किया, उन लोगों ने जो कुकृत्य किया, उसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ दाखिल। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक केस फाइल किया जिसमें ये हुआ कि नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस पार्टी ने अपने फंड से 80 करोड़ रुपया उस एजेंसी को दिया जो ये पब्लिकेशन को संभालता था। और वो 80, ये यहाँ पे 2-3 प्रश्न आता है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के द्वारा गाइडेड एक पॉलिटिकल पार्टी क्या किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को 80 करोड़ रुपए का लोन दे सकती है क्या?
उस समय पार्टी के कोषाध्यक्ष थे मोतीलाल वोरा जी। खैर, यहां तक बातें चली। फिर यंग इंडिया, जिसके यहाँ भी छापा पड़ा है कल, और शायद उसके भी दफ्तर को सील किया गया जी। ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था जी, जिसमें डायरेक्टर्स थे माननीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, और यंग इंडिया ने एक सेल्फ फर्म के माध्यम से कलकत्ता से 50 लाख रुपया प्राप्त करके और उस पब्लिकेशन एजेंसी को भुगतान किया जो कांग्रेस को 80 करोड़ रुपए का पेमेंट किया था। सर, ये तमाम बातें सभी जानते हैं, सबने पढ़ी हुई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कांग्रेस जो लगातार इल्जाम लगा रही। आइए नाज़रीन, हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। अब आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने इस पर क्या कुछ कहा है, संबित पात्रा ने, या फिर जो इस पर मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं उन्होंने क्या कुछ इस पर कहा है। उसके बाद उदय कुमार जी से हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। कमल जी से भी हम इस पर रिएक्शन उनका जो है वो जरूर लेंगे। आप नेशनल अलर्ट की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, जी नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर, बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी जी। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। जी, ये जी। कुछ भी कर लें। करप्शन भी करेंगे और रण भी करेंगे, दोनों तो नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार और रण ये नहीं हो सकता है, और भ्रष्टाचार और रन RUN ये भी नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार हुआ है तो पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचार हुआ है तो कानून के सामने आपको पेश होना ही पड़ेगा। कांग्रेस से सिर्फ इतना कहना है कि ये ड्रामा बंद करिए, अपने आप को कानून के हवाले करिए। आतंकियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो प्रथम परिवार है उनके साथ भ्रष्टाचारियों जैसा व्यवहार जो हिंदुस्तान की सिस्टम है वो कर रही है। स्वाभाविक है, जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के माध्यम से बनाए, तो क्या जो हिंदुस्तान का संविधान है उन्हें भ्रष्टाचारियों की तरह ट्रीट नहीं करके उनका महिमामंडन करेगा क्या? तो आतंकवादियों की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों की तरह ये देश का सिस्टम उन्हें संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद है उसमें ट्रीट कर रही है। तो आपने दोनों ये बाइट सुनी। कमल कमलेश जी, जिस तरह से अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे कि करप्शन और रन यानी बदनवानी करके, भ्रष्टाचार करके भागा नहीं जाएगा, कानून के सामने सब बराबर है, और यही बात लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि जब कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो फिर इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है? संबित जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ उनके नजर में भ्रष्टाचार हुआ है। अप्रैल 2015 में ईडी ऑलरेडी उस फाइल को क्लोज कर चुकी थी। तब वर्तमान सरकार जो है उस समय उसी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने सारे ईडी के अधिकारियों को बदल के नया अपॉइंटिंग देके इस केस को खुलवाया। उसके बाद सरकार केस को खुलवाने के बाद जो है ये ड्रामा उन्होंने शुरू किया ताकि जी। तो नाज़रीन, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रही है और अपने बातों को रख रही है और गरीबों की आवाज बन रही है जी। लेकिन इसी बात को दबाने के लिए उनके दुख पर जो है रख दिया गया है, इसीलिए जो है वो बुखलाए हुए हैं और मनगढ़ंत कहानी सुना के पात्रा जी देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो रही नेशनल हेराल्ड से जुड़ी बात। अब एक और अहम बात, घर घर तिरंगा मुहिम जो चल रही है उसको लेकर क्या आपत्ति की जा रही है? तिरंगा तो हम सबकी जान है, सबको दिल से अजीज है, उस पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? अब बिल्कुल तिरंगे पे कहाँ ऐतराज है ना जी। इतने दिन देश के आजादी के इतने दिनों बाद भी पहले देशभक्ति नहीं थी क्या? ऐसा कुछ है क्या?
और आज वो जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2014 के बाद ही देशभक्ति इस देश में आई है और सारे भजन कीर्तन और देशभक्ति जो है 2014 के बाद ही हम लोग देख पा रहे हैं। ये तो उनका प्रोपेगेंडा है, ये देश को भटकाने का कार्य कर दिया। कांग्रेस पार्टी तिरंगे के में कहाँ परेशानी हो रही है, हम लोग भी उसको सम्मान करते हैं और हमारे दिल में है वो तिरंगा, उसको दिखाने की कल लेकिन बाइक रैली जो दिल्ली में हुई थी सर, उसमें कोई शामिल नहीं हुआ और जाहिर सी बात है अब बीजेपी को मौका मिल गया इस पर निशाना साधने का। नहीं, उसमें शामिल होने का कहाँ बात है, हम लोग तो हमारे दिल में तिरंगा और हम लोग ये तिरंगा यात्रा में की तरह से आगे भी शामिल होंगे और हम अपना भी यात्रा करेंगे। इसमें देश को बटोरने और एक करने की कहाँ बात आ रही है। ठीक है, ठीक है, जैसे बीजेपी कांग्रेस करेगी। बिल्कुल। उदय कुमार जी, अब एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, तिरंगे को लेकर भी अब कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कहा यह जा रहा है कि क्या कोई देशभक्त इससे पहले नहीं था जो अब इस तरह की खास सियासत की जा रही है। आप यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रख सकते हैं सर। नहीं, पहला हमारा आपत्ति को दर्ज करिए कि आप हमें पूरी बात नहीं बोलने देती हैं, आप बीच में इंटरफेयर करके हमारी जुबान को बंद करा देती हैं, नंबर 1। तो भविष्य में अगर ऐसा होगा तो मैं जी सर अपनी बात रखिए जी। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम कोई डिबेट में किसी पक्ष को रखना चाहते हैं तो आधे पर से ही आप उसको डाइवर्ट कर देती हैं। ये सेकंड थर्ड टाइम हम देख रहे हैं। ठीक है सर, अपनी बात रखिए। जहां तक ये आप तिरंगा का बात कर रही है तो ये आजादी के अमृत महोत्सव का एक पार्ट है जी। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का 75 वर्ष होने के उपरांत जी पूरे भारत वर्ष में तिरंगा का ये अभियान चलाया गया है राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करने के लिए। जो आजादी हमें इतना कठिन संघर्ष के बाद मिला है, उस आजादी को हम सेलिब्रेट करें और इसके लिए जो हमारे यहाँ तिरंगा का जो लॉज था उसको अमेंड किया गया है। उसको अमेंड इसलिए किया गया है कि पहले आपको याद होगा कि तिरंगा सनराइज से शुरू होता था और सनसेट तक लहराया जाता था। जी। जैसे ही सनसेट समाप्त होता था और सूरज डूबने लगते थे तो तिरंगा को पूरे सम्मान के साथ उतार लिया जाता था जी। इस तरह के कानून में परिवर्तन किया गया है कि अब तिरंगे को 24 घंटा फहराया जा सकता है। ये आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे जन जन के हाथ में तिरंगा रहे और हर घर पे तिरंगा फहराया जाए, इसलिए इस कानून को सुलभ और सबके लिए उपयोगी बनाया गया है। पहले ये कानून सब लोग पालन नहीं कर पाते थे, नंबर 1। नंबर 2, पहले था कि तिरंगा केवल खादी से ही उत्पादित किया जाएगा। उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया क्योंकि लगा कि इतने ज्यादा तिरंगा का उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। तो हुआ कि ठीक है, अब हैंडमेड हैंडलूम वगैरह से भी तिरंगा बनाया जा सकता है और तिरंगे का इस्तेमाल होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि तिरंगा जो हमारे यहाँ मुहिम चला हुआ है पूरे देश में हर घर तिरंगा, तो ये आजादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट है। और ये कांग्रेस चूंकि विरोध में है तो ये तरह तरह की बातें इसको उठाती हैं और इसका विरोध कर रही हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये अमृत महोत्सव बनाने के लिए उसके उपलक्ष्य में तिरंगा का ये अभियान चलाया गया। जी उदय जी, आपने अपनी बात अब आई एम श्योर की कंप्लीट कर ली होगी। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ये भी कह रही है कि खादी से बने फ्लैग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने भी कल इस बात को लेकर निशाना साधा था, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? सही है, ये हम लोगों के भी दिमाग में है। खादी से तिरंगा का जो उपयोग होना था, जो एक्सपेक्टेशन है कि कितना तिरंगे का उपयोग हो पाएगा पूरे देश में, ये उत्पादित होना संभव नहीं था। इसलिए इसमें बाई लॉज को अमेंड किया गया है और इसका उत्पादन और दूसरे सोर्सेज से भी कराया जा रहा है जी। और सर ये भी ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने ही ट्वीट किया है। उन्हीं के ट्वीट को मैं यहाँ पर कोट करती हूँ कि 52 वर्षों तक उन्होंने खासतौर पर आरएसएस पर निशाना साधा है कि उसके हेडक्वार्टर पर क्यों नहीं लहराया गया तिरंगा। अब ये बात क्यों सामने आ रही है, इस बात का भी जवाब अगर आप देना चाहें सर। हम बिल्कुल देना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी का ट्वीट हम नहीं पढ़ते हैं, ये कांग्रेसी और आपके ऐसे लोग पढ़ते हैं। दूसरा बात यह है कि 52 वर्षों तक आजादी का अमृत महोत्सव तो नहीं मनाया जा रहा था और
आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे हर घर तिरंगा की जो बात की जा रही है कि ये 52 वर्षों से चल रहा था, तो ये एक विशेष अवसर है जिसमें पूरा देश आजादी को अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। और इस सेलिब्रेशन में सारा भारत की पूरी जनता, पूरी आबादी जुड़े, यही हमारा लक्ष्य है। और इसलिए हम तिरंगा को सुलभ बना रहे हैं, इसके संबंधित कानून को संशोधित कर रहे हैं ताकि हर जगह तिरंगा उपलब्ध रहे और हर जगह फैलाया जाए। अब इस पे तरह तरह की बातें जो हो रही है, ये सब राजनीतिक बातें हैं और इसका संज्ञान लेना बिल्कुल हम उचित नहीं समझते। जी उदय कुमार जी, और जो आपने ट्वीट की बात कही है वो एक न्यूज के तौर पर हमारे वहां पर ली गई थी, उस न्यूज का मैं यहाँ पर तस्करा कर रही थी। कमलेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ड्रामा है, और अब जो कांग्रेस की रणनीति जो तैयार की गई, आज एक अहम मीटिंग भी हुई थी कि अब हम सड़कों पर भी नजर आएंगे, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को सिर्फ एक ड्रामा करार दिया जा रहा है। क्या ये वाकई ड्रामा है या आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतवासी को शामिल होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ देश की आम जनता को कि जो 52 वर्षों तक जो अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराए और वो इस तरह की यदि बात करते हैं तो वो हास्यास्पद ही लगती है। यहाँ तो अगल में राम और बगल में छुरी वाली बात हो गई, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। यहाँ 75वीं साल अमृत महोत्सव बनाने की बात नहीं हो रही है और कांग्रेस पार्टी में इसमें किसका विरोध होगा? यदि आप तिरंगे की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आपके साथ है। हम भी कांग्रेस पार्टी एजे 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक झंडा यात्रा हम लोग भी निकालेंगे, हम लोग भी भ्रमण करने जा रहे हैं। तो तिरंगा की बात ही नहीं है, बात यहाँ देश में जो बेरोजगारी और जो अभी शिक्षा पे जो बात है, इस पे टैक्स लगा देना, मेन मुद्दे से देश को भटकाना, सिर्फ यही बीजेपी का काम रह गया है। यदि कोई जवाब उठाए, यदि बेरोजगारी पे बोले तो उसको बोलने नहीं देना है, यदि कोई शिक्षा पे बोले तो उसको बोलने नहीं देना है, अगर कोई खाने पीने की चीजों पर जीएसटी जैसे लग गया है उस पे यदि बोलना चाहे तो नहीं बोल सकते हैं। आम आदमी के से जो भी बटर और ये जो था सारा कुछ जो है छीन लिया इन्होंने, दूध मलाई सब ले गए। ठीक है, तो ऐसे तो देश चलेगा नहीं। ठीक है उदय कुमार जी, इसका जवाब चाहेंगे आपसे, अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात। पहले तो ये ले लीजिए, हम बिल्कुल आप ये इनके सारी बातों को मैंने सुना और मैं इनका जवाब भी देना चाहता हूँ। इसमें 2-3-4 बातें आई हैं। पहला ये कि हम लोग सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। सड़कों पे लड़ाई लड़ने का मतलब है कि जो भ्रष्टाचार की कहानी है नेशनल हेराल्ड के मामले में, उसको ये और जन जन तक ले जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, पूरे देश की जनता जाने कि इन लोगों ने सेल फोन बना करके और 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को ग्रैब करने के लिए क्या फॉर्मूला अख्तियार किया है, और यंग इंडिया के माध्यम से जो लूट इन लोगों ने करने का कोशिश किया, जो अनर्थन हुआ है, उसको उसकी लड़ाई ये सड़कों तक ले जाए तो पूरी भारत की जनता जान जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक महंगाई का प्रश्न है तो महंगाई के विषय पे जो डिबेट नहीं चलने की बात ये कह रहे हैं, ये सत्य नहीं है। 2 दिनों तक पार्लियामेंट में डिबेट हुआ है और माननीय वित्त मंत्री ने पूरा फेस किया है और सभी प्रश्नों का जवाब दिया है कि हम लोग महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। और पूरा देश देखा है कि हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस किया, डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस को कम करने के लिए। कल भी रेपो रेट को आरबीआई ने बढ़ाया है। दिस इज ऑल अ पार्ट टू कंट्रोल द प्राइसेस। तो ऐसा नहीं है कि सरकार मुख्य दर्शक बन के बैठी हुई है और महंगाई के इन्हीं को केवल महंगाई की चिंता है, और जो देश में सरकार चल रही है उसे महंगाई की कोई चिंता नहीं है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से सरकार सजग है और इसमें तरह तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं। कल भी रेपो रेट को बढ़ाया गया है। रेपो रेट बढ़ाने का क्या उद्देश्य था? एकमात्र उद्देश्य है प्राइस को कंट्रोल करना। तो ये राजनीति अगर करते हैं विरोध का, पहला नंबर तो ये लोग एक जो मैसेज दे रहे हैं, पूरे देश में एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बीजेपी अपने विरोधियों को दबाने के लिए सेंट्रल एजेंसीज का यूज कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। जिन लोगों के खिलाफ भी आज सेंट्रल एजेंसीज काम कर रहे हैं, ये किसी बीजेपी और किसी के कहने पे नहीं कर रहा है। देश में कानून है कि नहीं?
जुडिशियरी है कि नहीं, वो जो एजेंसी जा रही है अगर किसी के यहाँ, तो क्या वो अकाउंटेबल है कि नहीं जुडिशियरी के समक्ष, वो क्या जवाब देगी वहां कि आपने किसी के कहने पे इनके घर पे क्यों रेड कर दिया, इस दफ्तर को क्यों सील किया। तो इस देश में कानून का राज्य है, यहाँ संविधान का शासन चल रहा है, और इस तरह की फिजूल की बातें करना कि ये एजेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि जो भी एजेंसी है वो कानून के समक्ष अकाउंटेबल है और उसे आंसर देना होगा जो भी उसका एक्शन हुआ है उसका। तो ये आंसरेबिलिटी की बात है। अगर कोर्ट है देश में, जुडिशियरी है, जहां उसको इस जो पूरा एक्शन है उसको जस्टिफाई करना होता है, तो इन चीजों को अगर कोई आंख मूंद करके करेगा तो ये कैसे हो पाएगा। इसलिए ये नैरेटिव गलत नंबर फैलाना तो बंद करें कि सेंट्रल एजेंसीज मेरे विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इन सारे लोगों ने कानून को तोड़ा है, भ्रष्टाचार फैलाया है, और जब जब इनकी शासन रही है पूरे देश में भ्रष्टाचार की गंगा बही है। और उसी भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आज आपको याद होगा रेल में भी जो भी हुआ, सारे पूरा भारत देख रही है, और वहां पर भी ये भाषण दिया जाता है कि सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीबीआई ने कहा था कि आप रेल में घोटाला करें, सीबीआई ने कहा, ईडी ने कहा था कि आप नेशनल हेराल्ड में आप सेल फॉर्म के माध्यम से पैसे का भुगतान करें। तो इस तरह की जो सिचुएशन इन लोगों ने क्रिएट किया है पूरे भारतवर्ष में, जो यहाँ के जनता को गुमराह करने की बातें हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। और सर, पार्लियामेंट की कार्रवाई तो चलने देनी चाहिए, आम लोगों की उसमें बात की जाती है लगातार, उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट देखी जा रही है। ये दोनों से ही मैं बहुत जल्दी जानना चाहूंगी क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। उदय जी। नहीं, पार्लियामेंट देश का सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, जहां देश की जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जहां कानून बनता है, और वहां पे एक दिन का काफी खर्च होता है और वो जनता की गाढ़ी कमाई से पैसा खर्च किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पार्लियामेंट में अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, आप वहां बहस करें, आप बहस करके और जो आपके तथ्य हैं उन तथ्यों को फ्लोर पे रखें। अब इस तरह से अनरूली बिहेवियर करके और पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, ये तो चलिए सीधे तौर पर कभी उचित नहीं है जी। तो फिर बहरहाल इस मुद्दे पर लगातार आगे भी बात होती रहेगी क्योंकि कल कांग्रेस ने एक बड़े प्रोटेस्ट का यहां पर ऐलान कर ही दिया है। अपने दोनों खास मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कमल कमलेश जी आपका भी, और उदय कुमार सिंह जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।